नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र मोदी की आप चाहे आलोचना करें, चाहे उनके खिलाफ में खड़े हों, आप कुछ भी कर लें, लेकिन एक बात आप मान के चलें, भारतीय राजनीति में अब तक इस प्रकार का नेतृत्व मिलना एक प्रकार से दुर्लभ ही है। नरेंद्र मोदी बहुत सोच समझ करके, हड़बड़ाहट में कोई फैसला नहीं करते हैं। ठीक से पहले स्थिति को समझते हैं, उसके बाद संपूर्ण रूप से उसकी स्टडी करने के बाद तरीका निकालते हैं, और तरीका ऐसा निकालते हैं जिसमें लोग सीधे रूप तौर पे, पॉलिटिकल हलकों के जो लोग हैं वो तो समझते हैं, लेकिन आम जनता बहुत हद तक नहीं समझ पाती है। कुछ कुछ समझती है, लेकिन बहुत हद तक नहीं समझती है। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की ये सबसे बड़ी खासियत है। जो काम बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पा रहे हैं, या उस काम को करने में उसको हाथ तक लगाने में परेशान हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी वो काम कर गुजरते हैं। आप याद कीजिए कि रिजर्वेशन का इतना बड़ा बवाल मचा हुआ था, और 10% रिजर्वेशन को अटल बिहारी वाजपेयी भी छू नहीं सके थे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मिला था। सवर्ण के जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है सवर्णों में, उनको भी 10% रिजर्वेशन मिला। ये काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं कर सकी थी, लेकिन मोदी ने किया। 370 को वाजपेयी जी भी नहीं छू पाए, मोदी ने किया। 335A को भी हटाया। राम मंदिर को भी वाजपेयी जी नहीं छू पाए, मोदी ने किया। ये सारी बातें तो आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन पिछले 25 वर्षों से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के पूर्वी हिस्सों में चल रहा है, और खास तौर से दो ऐसे राज्य जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उसमें ऐसा षड्यंत्र चल रहा है जो किसी को नहीं मालूम है। और वो राज्य है बिहार और झारखंड का। और इसलिए बिहार और झारखंड में अभी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि षड्यंत्र के जो पैरोकार हैं उनकी जमीन खिसकने वाली है, और मोदी का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इन दोनों राज्यों के लिए कह सकते हैं कि यह होने वाला है। और अगला निशाना अब पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल तो हिंदी भाषी नहीं है, हिंदी भी एक भाषा है, वहां लोग जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन मूलतः बंगाली भाषी स्टेट है। लेकिन इसके बाद अगला निशाना पश्चिम बंगाल है। आप चिल्लाते रहिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से नहीं बच पाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ निर्णय नरेंद्र मोदी के ऐसे हैं जो देश हित में बहुत ही शानदार निर्णय हुए हैं। आप उनका विरोध भी कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, करने का पूरा हक है, जनतंत्र है, सबको करना चाहिए। लेकिन जो काम कोई नहीं कर सका, उसको नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया, और डिसिसिव तरीके से किया। अभी एक मामला बिहार में चला है, और उसमें नरेंद्र मोदी की सीधे तौर से कोई भूमिका नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से कोई इसे स्वीकार अस्वीकार भी नहीं करेगा कि इसकी सहमति निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की होगी, और प्रधानमंत्री की होगी, और प्रधानमंत्री के संज्ञान में होगा। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो संवैधानिक दायरे में रह करके कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग संविधान के दायरे में रहते हुए इस काम को आगे बढ़ा रहा है, जिसको लेकर के लोग कह रहे हैं
कि जनतंत्र खतरे में है और मोदी के ऊपर हमला कर रहे हैं। कल बिहार की राजधानी पटना में बवाल मचा और मचाया गया। ठीक है, विपक्ष है, आपका कहने का हक है, आपको कहना भी चाहिए, आप कह रहे हैं, अपनी बात कहिए, लेकिन आपकी जड़, जो आपने कुकृत्य किया था, उसको नरेंद्र मोदी ने पहचान लिया है और पहचान करके इशारा हो गई है। जो सीधे सीधे नहीं हो सकता है, उसको इशारों इशारों में अब किया जा रहा है और वो होगा। करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, करेक्टिव मेजर्स। इसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि मनमाना चीज हो रहा है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मोहम्मद जलालुद्दीन आजकल बड़ी चर्चा में हैं, झांगुर बाबा, कि किस प्रकार से वो हिंदू लड़कियों को फंसा करके उसका धर्म परिवर्तन करा करके उसे इस्लाम कबूलवाने का काम कर रहे थे। और माननीय जलालुद्दीन झांगुर बाबा इसको लेकर के पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा करते थे धर्म परिवर्तन करवाने के नाम पर, और रेट तय था। सवर्ण की लड़की का क्या रेट है, ओबीसी की लड़की का क्या रेट है, दलित की लड़की का क्या रेट है, ये रेट तय किया गया था माननीय जलालुद्दीन बाबा की तरफ से, झांगुर बाबा की तरफ से। इस पर हमारा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम पूरी तरह से मौन है, चुप है, कह रहा है कि प्रोपेगेंडा है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस हैं, करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है। सरकारी जमीन को हत्या करके, कब्जा करके आलिशान बिल्डिंग बना लिया जलालुद्दीन ने। लेफ्ट इकोसिस्टम के कान पर आवाज ही नहीं जा रही। ये तस्वीर लेफ्ट इकोसिस्टम देख ही नहीं पा रहा है। देख भी रहा है तो कह रहा है ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बाबा का प्रोपेगेंडा है। ये काम, दूसरा एक और काम जो और कोई नहीं कर सकता, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इसके अलावा किसी के बूते की बात भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से दम दिखाया है और कम से कम जलालुद्दीन को जो एक्सपोज किया है, यह काम जलालुद्दीन फेनोमेना है जो पूरे भारत में चल रहा है। बिहार में ऐसे कितने जलालुद्दीन हैं, इसे पकड़ने के लिए मोदी का अंडरहैंड हथौड़ा चलना शुरू हो गया है और इसलिए बिलबिलाहट है, बिलबिलाहट है मित्रों। जो खेल जलालुद्दीन झांगुर बाबा उत्तर प्रदेश में कर रहा था, वही खेल बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हो रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि झारखंड के ट्राइबल बहुल जो वनवासी जिले थे, उसकी 10 से 15% तक लड़कियां कन्वर्ट हो चुकी हैं। बड़े से बड़े गांव में दामाद बनकर के आ गए हैं बांग्लादेशी मुसलमान, और धर्म के नाम पर बहुत जबरदस्त धर्मांतरण चल रहा है झारखंड के बहुत सारे जिले में, और इसकी मीडिया रिपोर्टिंग आप सबको मालूम है, इसकी जानकारी पहले से है। झारखंड का वो इलाका जो पश्चिम बंगाल से टच कर रहा है, वो पूरे सीमावर्ती इलाके में आप समझिए कि एक धर्म विशेष की आबादी घनी हो गई है। और ये घनी कोई स्वतः स्फूर्त नहीं हुई है, ये घनी बनाई गई है, पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया गया है, और इसमें पूरा अंतरराष्ट्रीय माफिया काम कर रहा है। खेल दुबई से चल रहा है, सऊदी के पेट्रो डॉलर से चल रहा है, पाकिस्तान का आईएसआई इन्वॉल्व है, और इसमें नेबरिंग स्टेट बांग्लादेश, नेपाल, इनके माध्यम से इन इलाकों की डेमोग्राफी को पूरी तरह से परिवर्तित किया जा रहा है। और झारखंड में यह लंबे समय से चल रहा था। मामला सिर्फ झारखंड का हो तो बात आप कहते कि चलिए एक स्टेट में कोई बात नहीं है। बिहार जैसे प्रदेश में पूरा सीमांचल, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज और कुछ हिस्सा सुपौल का भी,
इन सभी जिलों की डेमोग्राफी पिछले 15-20 वर्षों में पूरी तरह से बदल गई है। आज का शो आपको देखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मैं इसमें एक डायरेक्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन झांगुर बाबा से ही मिलता जुलता बहुत बड़ा शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है, जिसके बारे में आज तक किसी ने कोई चर्चा नहीं की। लेकिन क्यूबाइव नेटवर्क को तो मालूम है, आपको मालूम है, क्यूबाइव नेटवर्क ऐसी खबरें ढूंढ के लाता है, तलाश करता है, शोध करता है, फिर आपके सामने आता है। बड़े सफेद पोस्ट, लेकिन अब वो जहांगीर बाबा नहीं है, झांगुर बाबा नहीं है, जलालुद्दीन की तरह नहीं है, लेकिन बहुत फाइन ट्यून तरीके से सरकार के संरक्षण में पूरी डेमोग्राफी को बदल दी गई है। एक झांगुर बाबा नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो आपको एक झांगुर बाबा मिला है, बिहार में न जाने कितने जलालुद्दीन, न जाने कितने झांगुर बाबा बनाए गए और स्टेट के संरक्षण से बना। केवल लालू यादव को बदनाम मत कीजिए, केवल आरजेडी को एमवाई समीकरण वाला मत मानिए। बहुत लोगों ने एम तो छोड़ दीजिए, वाई को एम को साथ रख करके और कॉम्बिनेशन बनाने की और भी लोगों ने कोशिश की। जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के शागिर्द बन के घूम रहे हैं, दोस्ताना निभा रहे हैं, उन्होंने क्या किया उसका आज मैं आपको अकाउंट बता रहा हूं। कितने जलालुद्दीन हैं और कितने झांगुर बाबा आपको मिलेंगे बिहार में। कैसे संरक्षण दिया जाता है बिहार में। 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के टॉपर रहे 1987 में, बड़ी तारीफ हुई, बड़े मेरिटोरियस हैं। और खाली मेरिटोरियस नहीं है, उनके बारे में कहा जाता है कि मोटे तौर पर बड़े ईमानदार हैं। एक ईमानदार ऑफिसर के रूप में उनको जाना जाता है। 1987 में वो यूपीएससी के टॉपर हुए। नाम है उनका अमीर सुबहानी। सीवान छपरा के रहने वाले हैं। पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की। एक बात मैं पहले बता रहा हूं कि मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने ये सारा कृत्य किया या ये इन्वॉल्व थे, लेकिन ये महज संयोग है? ये महज संयोग है? इस दिशा में इस तथ्य को रखना हमारी जिम्मेदारी है। अमीर सुबहानी जी पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। पटना कॉलेज से इन्होंने स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उस हिसाब से ये स्टैटिशियन है। अब ये इनका स्टैटिक्स का क्या संबंध है, मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्यों जलालुद्दीन का जिक्र हो रहा है, क्यों जहांगीर बाबा का जिक्र हो रहा है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। और क्यों फिर चुनाव आयोग का की जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, इंटेंसिव वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। ये जब से आजादी मिली है और जब से इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ है, तब से इलेक्शन कमीशन की ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होती रही है। हां, लेकिन अभी क्यों हो रही है? ये कोई अनायास नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन को कोई सपना नहीं आया था कि हमको 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले इंटेंसिव वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल करना है। ये कहीं ना कहीं टिप ऑफ जिसको कहते हैं, किसी सूचना के आधार पे, किसी जानकारी के आधार पे इलेक्शन कमीशन ने यह निर्णय लिया। और एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी होती है कि जब आबादी बढ़ती है, 18 साल के नए युवा आते हैं, नए वोटर होते हैं, नए वोटर लिस्ट में नाम का जुड़ना, पुराने जो गुजर गए हैं, मृत हो गए हैं, उनके बारे में तहकीकात करना, उनको बाहर निकालना, या जो उस राज्य में नहीं है, किसी दूसरे राज्य के वोटर बन गए हैं या भारत छोड़ के चले गए हैं, उनके बारे में तहकीकात करना, ये सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन की। ये होता ही रहता है, होना भी चाहिए।
लेकिन स्वाभाविक प्रक्रिया इंटेंसिव वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल का 2025 विधानसभा चुनाव के पहले आना, जिसको विपक्ष कह रहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। राहुल गांधी कल कह रहे थे कि महाराष्ट्र को जिस तरीके से वोट चोरी की, उसी तरीके से बिहार में चोरी करने की बात आप कहते रहिए। महाराष्ट्र में भी वही खेल हुआ है, महाराष्ट्र में भी वही खेल हुआ था। और इसीलिए महाराष्ट्र में तो आपको वहां कोई इंटेंसिव वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन जिन जिन राज्यों में आशंकाएं हैं वहां पर इलेक्शन कमीशन ने काम प्रारंभ कर दिया है। आशंका क्यों हुई? मैं चर्चा कर रहा था अमीर सुबहानी जी की, 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर, बड़े ब्रिलियंट, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, स्टैटिस्टिशियन, स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और भाई यूपीएससी के टॉपर हो गए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन हो गए आप। ये और बात है कि यही टॉपर दूसरी दफा एग्जाम देते तो हो सकता है फेल कर जाते, फिर तीसरी दफा देते तो टॉपर नहीं होते, 500वां रैंकिंग होता। ये यूपीएससी की एक खासियत है या किसी भी एग्जाम की एक खासियत है। एक एग्जाम विशेष में टॉप कर जाना आपके ज्ञान का पूरा सिंबल नहीं है, क्योंकि उसी एग्जाम में, उसी के दूसरे एग्जाम में आप फेल भी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जामिनी हैं जो एक एग्जाम में कम स्कोर लाया, दूसरे एग्जाम में बैठे तो पता चला फेल करके। अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए कोई, किसी को अगर इनकम टैक्स मिला हुआ है या किसी को कोई और डिपार्टमेंट मिल गया है या एलाइड सर्विस में चले गए हैं, तो वो अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने के लिए, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने के लिए जो उन्होंने पुनर्परीक्षा दी तो वो फेल कर गए। इसका मतलब क्या था? जो पहली बार जो पास किए थे वो इस लायक भी नहीं थे क्योंकि दूसरी बार फेल कर गए। तो पहला मिथ तो ये हटा लीजिए कि ये जो टॉपर 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 का जो नैरेटिव बनाया जाता है, उस नैरेटिव का कोई सत्यता से लेना देना नहीं है। अगर किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम विशेष में टॉप कर जाना उनके सर्वज्ञ होने का पैरामीटर नहीं है। पहली बात तो ये क्लियरिटी कर लीजिए। और ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जो एक एग्जामिनी जिन्होंने अभी एग्जाम दिया और दूसरे एग्जाम में वो फिर उसी एग्जाम में फेल कर गए। ये दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप अपने मन से पहले हटा लीजिए। लेकिन मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं आमिर सुबहानी का? आमिर सुबहानी, चेहरे पे दाढ़ी देख ही रहे हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक विशेष कम्युनिटी से आते हैं, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो एक विशेष कम्युनिटी से आने वाले हैं और बिहार के चीफ सेक्रेटरी बने। 2022 से लेकर के 2024 तक चीफ सेक्रेटरी थे। ये इनका उत्तरार्थ है जब ये अपने सेवा समाप्ति की तरफ है। चीफ सेक्रेटरी रहे। चीफ सेक्रेटरी के पहले का एक बड़ा ही इनका कारनामा है और वो कारनामा बड़ा अद्भुत है। एक स्टैटिशियन, अब ध्यान रखिए, इनकी काबिलियत क्या है? इनकी काबिलियत है स्टैटिस्टिक्स। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं इसलिए मैं बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकता हूं स्टैटिस्टिक्स को। तो इनकी काबिलियत थी स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स सेवा में चले जाते या रेवेन्यू में जाते या किसी और में जाते। माननीय इतने ब्रिलियंट थे, इतने करीबी थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, कि पहला टेन्योर इनका एज ए होम सेक्रेटरी 4 साल रहा। पहला टेन्योर 4 साल का टेन्योर होम सेक्रेटरी। और उसके बाद ऑन एंड ऑफ जब जब नीतीश कुमार सरकार में आए, क्योंकि कई बार सरकार अदला बदली हुई ना, 2 बार तो ये गए लालू जी के साथ, 2 बार फिर इधर आए बीजेपी के साथ, फिर एक मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आए थे बीच में। जीतन राम मांझी आए थे तो उन्होंने भी हटाया था इनको। तो जब जब नीतीश की सरकार जाती थी, मतलब नीतीश मुख्यमंत्री तो होते थे लेकिन होम मिनिस्ट्री किसी को, या होम मिनिस्ट्री तो हमेशा वो अपने पास रखे, लेकिन दबदबा चलता था कि भाई दूसरे बोलते थे कि दूसरे को बना दीजिए। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब नीतीश कुमार संकट में पड़े, आमिर सुबहानी का ट्रांसफर हो जाता था होम सेक्रेटेरिएट से।
जैसे ही नीतीश कुमार पावरफुल हुए, आमिर सुबहानी वापस होम सेक्रेटरी बन के आ जाते थे और यह सिलसिला वर्षों तक चला। लोग तो, अब मैंने जो डेटा देखा है उसके हिसाब से तो 10-12 वर्ष तो निश्चित रूप से इन्होंने होम मिनिस्ट्री को ही दे दिया। अब एग्जैक्ट जब आप इसका आंकड़ा निकालेंगे तो हो सकता है कम हो, लेकिन 4 साल तो ये एक साथ होम सेक्रेटरी रहे। लॉन्गेस्ट सर्विंग होम सेक्रेटरी इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार। अगर आप सर्च करेंगे तो ही विल बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग आईएएस ऑफिसर हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ होम सेक्रेटरीशिप इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम। ही वॉज द वन। ये अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पोस्ट को लिया। अब ये महज संयोग है कि इनके होम सेक्रेटरी रहते हुए, क्यों मैं कह रहा हूं कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक आ रहा है, और बहुत सारे जलालुद्दीन बिहार में आपको मिलेंगे। एग्जैक्ट जलालुद्दीन की तो भूमिका थी धर्म परिवर्तन कराने की, लेकिन यहां किसी और भूमिका में जलालुद्दीन थे। यहां डेमोग्राफी बिगाड़ने का था। बाहर से बांग्लादेशी को बसाना, अन्य प्रदेश से बसाना, रोहिंग्या को बसाना, बंगाल से आबादी को इधर लाना और फिर बंगाल में बांग्लादेशी को लाना, रोहिंग्या को लाना, बंगाल की आबादी को बिहार में शिफ्ट करना। ये बड़ा खेल चलता रहा और बड़ी संख्या में जो बिहार का इलाका पश्चिम बंगाल और नेपाल से जुड़ा हुआ है, वहां से बड़ी संख्या में कहा जाता है कि एक धर्म विशेष की आबादी का पलायन हुआ और वो बिहार में आकर के अपना डेरा डंडा निवास बना लिया। और कई डुप्लीकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल हुआ। उनका वोटर आई कार्ड बन गया, उनका आधार कार्ड बन गया, वो ऑलमोस्ट डोमिसाइल हो गए। ऊपर हमारे बैठे हुए हैं आमिर सुबहानी साहब। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कहीं से भी नहीं कह रहा हूं कि आमिर सुबहानी जी ने यह सब काम किया है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन यह कह रहा है कि लगभग 30% आबाद इलेक्टोरल रोल में से 30% वोटर, 20% वोटर छट जाएंगे और उसमें से लगभग 80-90% वो वोटर हैं जो फर्जी बने हैं, और उसमें से 100% जो फर्जी वोटर हैं जो एक विशेष कम्युनिटी के हैं, वो अगर 15-20 वर्षों में बने हैं, कैसे बन गए, क्यों बने, किसने बनाया, किसने फैसिलिटेट किया, ये सारा का सारा विषय होम मिनिस्ट्री का है। और होम मिनिस्ट्री के सर्वे सर्वा कौन होते हैं? होम सेक्रेटरी होते हैं। होम सेक्रेटरी पर के पद पर कौन बैठे हैं? माननीय आमिर सुबहानी बैठे हैं। और आमिर सुबहानी खाली 4 साल एट ए स्ट्रेच नहीं, लगातार वो होम मिनिस्ट्री में बैठते रहे और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पद की भी शोभा उन्होंने बढ़ा दी। मतलब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे को। ये मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि आमिर सुबहानी जी ने ही डेमोग्राफी चेंज करवाया। मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर किसी इलाके में कोई बाहरी आबादी आकर के अवैध तरीके से बस जाती है, रहती है, तो उसको डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री की भी नहीं है। उसके लिए एक ही मिनिस्ट्री है, वो है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री को ही यह तहकीकात करना है कि कहीं हमारे स्टेट में कोई फर्जी आबादी आकर के तो नहीं रह रही है, नौकरी कर रही है, नौकरी करके वापस अपने स्टेट चले जाएगी, वो एक अलग विषय है। डेपुटेशन पर आया है, नौकरी करने के लिए आया, वो एक अलग विषय है।
लेकिन कोई हमारे यहां काम मांगने के एवज में हमारे भूमि पर आकर के कब्जा कर लिया है, सरकारी जमीन को हथिया लिया है, इसके देखरेख की पूरी जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की होती है। और होम मिनिस्ट्री में माननीय आमिर सुबहानी जी इतने वर्षों से विराजमान है। अब मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आमिर सुबहानी जी ने यह काम करवाया, लेकिन वही बात है, मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं फैक्ट रख रहा हूं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो। क्या आमिर सुबहानी जी होम मिनिस्ट्री में बहुत लंबे समय तक सेवा उन्होंने दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया, सबके सामने है। अगर दिया तो क्या यही एक अकेले स्टैटिस्टिशियन थे जो होम मिनिस्ट्री के लिए काबिल थे? अब यहां से शक की सुई आगे बढ़ती है, और शक की सुई पूरे फैक्ट्स पर आगे बढ़ रही है। ये कोई यूं ही मैं नहीं कह रहा हूं। एक स्टैटिस्टिशियन पटना यूनिवर्सिटी का, वो होम मिनिस्ट्री का में कौन सा स्टैटिस्टिक्स लगा रहे थे भाई? इतना पुलिस बल लगाना है, इतना इंटेलिजेंस का लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, यही तो काम है होम मिनिस्ट्री का, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना और मूलतः पुलिस को कंट्रोल करना, जेल को कंट्रोल करना, पुलिस को कंट्रोल करना। ये इनके जो मेन स्कोप ऑफ वर्क हैं उसमें से है ये। तो आमिर सुबहानी जी स्टैटिस्टिक्स का सिकंदर, वो ये काम करने में लग गए जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होना चाहिए था, या किसी और डिपार्टमेंट में होना चाहिए था जहां ये अपने स्टैटिस्टिक्स का अधिक इस्तेमाल कर सकते, वहां प्रयोग कर सकते। मिनिस्ट्री ऑफ होम में तो आप हिस्ट्री वाले को भी पकड़ा देते तो काम चल जाता, पाली वाले को भी पकड़ा देते तो काम चल जाता, अंग्रेजी हिंदी वाले को भी पकड़ा देते तो काम चल जाता। ये तो स्टैटिस्टिशियन है, इनमें तो एक खास स्किल है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने प्रयोग नहीं किया। माननीय सुशासन बाबू ने भी प्रयोग नहीं किया। माननीय सुशासन बाबू के बहुत ही चहेते आईएएस ऑफिसर ये रहे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम इंटेंसिव वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल करेंगे और 20 जुलाई, 25 जुलाई, 30 जुलाई तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे। न हींग न फिटकिरी, रंग बड़ा चोखा, पिटाई जबरदस्त, आवाज कहीं नहीं, चोट बहुत गहरा। अब तक जो 17-18 वर्षों का जो कुकृत्य चला, एक झटके में इलेक्शन कमीशन रवाना कर रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि उसी सीमांचल इलाके में, बहुत इलाकों में तो वो आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इस सीमांचल इलाके में, जहां अब मैं आपको दिखाता हूं, इस सीमांचल इलाके में जो 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, कटिहार का पॉपुलेशन था 2011 के सेंसस के हिसाब से 44% से भी अधिक मुस्लिम आबादी थी। दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं, ये है किशनगंज का, इसका परसेंटेज जो है 67.98% है 2011 के सेंसस के हिसाब से। ये पहले से भी मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन अब तो पूरी खाली वही इलाका नहीं, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, ये सब इलाके अब इनके जद में आ गए। मधुबनी, दरभंगा का अलग खेल है, वो नेपाल से खेल चल रहा है। मधुबनी, दरभंगा में भी डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो ये मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, जहां से पप्पू यादव जीत करके आए हैं, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से 38.46% उसी वक्त था। अब तो आप समझिए कि 2 गुना हो गया होगा, कितना हो गया होगा। हालांकि इधर तो हिंदू आबादी भी बढ़ गई है, वो मैं नहीं कह रहा हूं कि टोटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट है, लेकिन बांग्लादेशी पॉपुलेशन जो आकर के और इनहेंस कर रहा है, रोहिंग्या आकर के जो और इनहेंस कर रहा है, वो सब पूरे इस इलाके में
पूरा खेल चला और इसकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ होम केंद्र को मिली है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नो मोर जलालुद्दीन, नो मोर झांगुर बाबा। झांगुर बाबा जलालुद्दीन यहां तो सीधे सीधे धर्म परिवर्तन के मामले में है, लेकिन वहां तो बसावट के मामले में है। तो वहां झांगुर बाबा अलग है, वहां मोडस ऑपरेंडी अलग है। यहां शादी करा करके पॉपुलेशन बढ़ा लो, कन्वर्ट करा लो, और वहां है कि पॉपुलेशन को, बाहर के पॉपुलेशन को आकर के बसाओ, वहां से फिर उस जगह का पॉपुलेशन बढ़ा लो। और झारखंड में तो पूरे ट्राइबल इलाके में पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदल चुका है। तो ये जो तंत्र खेल चल रहा था इतने वर्षों से, उस पर अटैक हो गया है इलेक्शन कमीशन का। तो इनके फर्जी वोट को लेकर के समीकरण जो बना रहे थे ना, उस समीकरण बनाने वालों का समीकरण बिगड़ गया है, इलेक्शन कमीशन ने बिगाड़ दिया है। और बिना हो हल्ला के अमीर सुबहानी सोच रहे होंगे कि इतने वर्षों से जो सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। माननीय आमिर सुबहानी जी की आजकल अब इनकी दूसरी शादी हुई है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जलालुद्दीन है या झांगुर बाबा है। तो दूसरी शादी इसलिए हुई है कि इनकी पहली पत्नी गुजर गई, तो इन्होंने दूसरी शादी की अपने बच्चे की सहमति से। उस पर मेरा कोई इनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं इस बीच में जाना भी नहीं चाहता। लेकिन इन्होंने भी दूसरी शादी की है और वो शादी इनकी आवश्यकता के हिसाब से है या परिवार की सहमति से है, ये इनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन शादी इन्होंने भी दो की है। 61 साल की उम्र में इन्होंने दूसरी शादी रचाई है। चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, लेकिन खैर अब एक बार फिर ये पुष्ट करता है कि उधर से हैं, लेकिन इधर वाले भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने 61 साल की उम्र में इन्होंने दूसरी शादी भी की। पहली शादी इनकी हुई थी डॉक्टर राशिदा जी से, और उनका निधन हो गया था 2-3 साल पहले। तब इन्होंने दूसरी शादी 61 वर्ष की उम्र में बच्चों की सहमति से इन्होंने किया है। ये इनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जो मैंने आपको तथ्य दिए कि क्यों सीमांचल में डेमोग्राफी बदला, संरक्षण कहां से मिल सकता होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मिला है, लेकिन ये तथ्य है कि आमिर सुबहानी लगातार होम सेक्रेटरी क्यों बने रहे लंबे समय तक, और फिर डेमोग्राफी का बदलना। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दाल काली है, लेकिन पूरी दाल काली है, लेकिन तथ्य आपके सामने है। और मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक आ गया। बिहार होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल निशाने पर है। तो तू डाल डाल, हम पात पात। तुम अपने तरीके से गलत फर्जी इलेक्टोरल रोल बनाओ, हम अपने तरीके से फर्जी इलेक्टोरल रोल को ठीक कर लेंगे और देश को बचाने की अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बधाई हो मोदी जी आपको, आपने चीजों को समझा और बिना हो हल्ला के अपने काम को इंप्लीमेंट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।